जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार एल्पर और आज का फिर से रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। मैं हर बार कोशिश करता हूं कि अलग अलग फील्ड के लोगों का एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाऊं ताकि आप समझ सकें और ज़िंदगी के जो लाइफ के सिचुएशन में बड़े बड़े रुकावटें आते हैं, बाधा आते हैं, उसको बीट करके आगे बढ़ें। तो ये कैसे हम लोग कर सकते हैं? ये कर सकते हैं दूसरे के माइंडसेट को समझ करके कि अगला आदमी अगर वो सफल हुआ इस फील्ड में तो कैसे, मतलब वो कैसे आदमी बीट किया, उस सिचुएशन से कैसे लड़ा, वो सारी परिस्थिति से, घर की परिस्थिति से है या फिर पैसे की दिक्कत थी। तो मेरा यही मकसद है। आप एक वीडियो को देखते हैं तो आप सोचते होंगे कि हर बार टीचर के ही आप इंटरव्यू लेते हैं या फिर एक्सपीरियंस बताते हैं। तो देखिए, टीचर वो ठीक है, बात है, एक फील्ड हो गया, लेकिन उनका हर टीचर का एक अलग माइंडसेट होता है। वो अपने परिस्थिति में कैसे लड़ें, कैसे मतलब उसको बीट करके आगे बढ़ें, इस माइंडसेट को मेरा दिखाना और समझाना मकसद है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल करते हैं और पूछते हैं कि भैया बताइए कि मेरे सामने ये सिचुएशन आ रहा है, मैं कैसे तैयारी करूँ जॉब का। तो मैं बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से कोशिश करता हूँ? यही सब अनुभव को समझ करके, ठीक है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आज सर से बात करते हैं, समझते हैं कि कैसे इन्होंने मतलब सारे परिस्थितियों को झेलते हुए और मजबूती के साथ अपने सरकारी जॉब को मतलब फुलफिल किए और उसके बाद आगे इनका क्या क्या सपना है, सारी चीज़ों को एक एक करके माइंड से को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भैया आपका मेरे चैनल पे स्वागत है, आप अपना परिचय बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके जितने भी दर्शकगण हैं सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से नमस्कार जी। तो आप परिचय अपना बता दीजिए। मैं राजा कुमार गुप्ता रोहतास ज़िले के एक छोटे से गांव थुम्हा से बिलोंग करता हूं। अच्छा, तो ये आप बताइए कि आपके जहन में ये सरकारी जॉब का आइडिया कहाँ से सबसे पहले उत्पन्न हुआ? और रही बात कि बीज कहाँ से आया, तो हम लोग बिलोंग करते हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास नहीं कहेंगे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो मैंने अपने परिवार की स्थिति को बहुत भली भांति समझा कि क्या है, अगर हम पढ़ते नहीं हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब मुझे मिलती नहीं है तो आगे करियर क्या होगा। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। यही है एक हमारे पास की अगर कहें जिससे हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए टीचर फील्ड में आपका जॉब हुआ, तो ये बताइए कि आप डिसाइड किए थे कि इसी फील्ड में जाना है या फिर आपको मान लीजिए कंपटीशन का ये था दौर, तो किसी में भी हो जाए तो चलेगा, ये कहा? ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, जनरली होता क्या है कि अभी जिस तरह से बेरोज़गारी है और वैकेंसीज़ इतनी कम आती है, साल में आ रही है कुछ वैकेंसीज़, तो उसका भी पेपर लीक, ये सभी मामले भी बहुत अभी देखने को हाल में ही मिल सकता है। TRE 3 का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नीट का पेपर इधर हाल में लीक हुआ है। तो ये सब भी चलता है, वैकेंसीज़ कम होती है और तैयारी करते हैं जो बच्चे, वो अक्सर निराश इस बात से हो जाते हैं कि किस चीज़ का तैयारी करूँ तो किस चीज़ का। और मेरा एक माइंडसेट था कि मुझे टीचर ही बनना है। स्टार्टिंग से ही मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मुझे टीचर ही बनना है। और ऐसे मैं अपना प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट स्कूल भी मतलब करते रह रहा था कंटिन्यू जी। तो इस दौर में मतलब तैयारी करने क्रम में आपने क्या क्या चीज़ फेस किया? मतलब होता है बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि उनके घर की परिस्थिति बहुत मजबूत होती है, तो घर से पैसा मिलता है और फ्री माइंड से वो तैयारी करते हैं। तो आपके साथ ऐसा था या फिर आपको खुद जिम्मेवारी लेना पड़ा? जी, इसके लिए मुझे खुद जिम्मेवारी लेनी पड़ी। क्योंकि जैसे ही मैं इंटर कर रहा था, 10th के बाद, 10th में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हुए थे, फर्स्ट डिवीज़न आया हुआ था। तो लोगों की एक उम्मीद जुड़ जाती है कि बच्चा फर्स्ट डिवीज़न आया है तो आगे कुछ करवाना चाहिए, पढ़ेगा। घर पे पूरा फैमिली का ये था कि करो, लेकिन जो अगर कहा जाए कि इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है घर की, वो अच्छी नहीं थी। फिर भी मम्मी को मैं कहूँगा, मेरी मम्मी जो है वो पर्सनली सपोर्ट की मुझे कि नहीं, पढ़ना है। भैया भी काफ़ी हेल्प किए और भेज तो दिए। हम डेहरी ऑनसन से अपना गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज जो डालमिया नगर से अपना इंटर फाइनल किए। तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई पैसे को लेकर के। पैसे, एडमिशन हो गए, पैसे घर से मिलते थे 500, कभी 1000, उसमें ट्यूशन फ़ी देना, रूम रेंट देना और जो अपना खर्च होता है बेसिक डेली का, वो सभी मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए। लेकिन फिर भी निकल गया जैसे तैसे। वो इंटर तो निकल गया, लेकिन उसके बाद मैंने इंटर जैसी एग्ज़ाम दिया मैंने, उसके बाद मैं काम करने के लिए भी निकल गया। अपने एक दोस्त था, दोस्त के कहने पे कि चलो कुछ कमाते हैं, क्योंकि मैं घर का कंडीशन समझ रहा था। पहले घर की कंडीशन और भी बुरी थी, अब कुछ ठीक है। तो हम लोग काम करने के लिए उड़ीसा गए हुए थे और वहाँ पे 1 महीना हमने वर्क भी किया प्लांट में। किस तरह का थोड़ा काम? प्लांट में वर्क, एक लेबर का जो वर्क कह सकते हैं, वही मैंने किया। और उस टाइम मैंने जो फेस किया, मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये तो नहीं करना लाइफ में, ये बन के मुझे नहीं रहना है, मुझे कुछ करना है आगे। देन वहाँ से जब रिटर्न हुए तो फिर से अपना पढ़ाई कंटिन्यू किए
और इंटर करने के बाद ही गए थे। तो फिर आने के बाद मैं वहाँ पे यहाँ पे जब मैं आया तो एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया। नया नया स्कूल खुला हुआ था, आस्क मल्टीनेशनल स्कूल, यहीं पे जमुआ में ही। तो यहाँ पे स्कूल में मैं अपना ये योगदान दिया। वहाँ से मेरा सैलरी स्टार्टिंग जो सैलरी थी वो 1800 रुपये थी। अच्छा, कितना फर्स्ट वहाँ पे? वहाँ पे 1 साल मैं वर्क किया और कंटिन्यू अपना ग्रेजुएशन कर ही रहा था। पढ़ाई से मैं दूर नहीं हटा, कंटिन्यू मेरा जारी ही रहा पढ़ने पढ़ाने का काम। तो 1 साल जब वहाँ पे गुजर गए तो उस टाइम में फ़र्स्ट सैलरी मेरा था 1800। और एक बीच में बात छूट रही है, जब मैं उड़ीसा गया था काम करने तो मेरे घर से मेरी मम्मी 2000 रुपये मेरे को दी थी कि जाओ। और जब मैं वहाँ से 1 मंथ बाद जब रिटर्न आया घर पे तो मेरे पास 2000 रुपये थे। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि काम तो बहुत किया मैंने, और ये उस तरह से नहीं कहें, जो भी था तो उतना ही पैसा मैं लेकर के घर पे आया। फिर आने के बाद मैं स्टार्ट किया यहाँ पे, तो मेरा 1800 रुपया सैलरी थी स्टार्टिंग। तो वहाँ से शुरू होती है मेरी जर्नी अगर कहा जाए सबसे मेन। वहीं से जब इनकम मेरा शुरू हो गया 1800 रुपये का, तो मुझे ये फर्स्ट सैलरी मिली तो मुझे लगा कि मैं 1800 रुपया कमाया। खुद का जब मेहनत का जब इनकम मिलता है हाथ में तो लगता है कि हाँ कुछ तो अब कर रहे हैं, या अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा फील हुआ। फिर वहाँ मैं 1 साल वर्क किया। 1 साल करने के बाद फिर एक और स्कूल में चेंज किया, बिकॉज वहाँ सैलरी मेरा नहीं इंक्रीज़ किया जा रहा था। 2500 रुपये किए थे लास्ट। तो फिर मैं बोलता रहा कि सर मेरा सैलरी इंक्रीज़ करो, तो सर ने बोला कि नहीं अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की भी थोड़ी सी कंडीशन या फिर प्राइवेट जॉब का ही कहें तो बहुत ही स्थिति ख़राब है। तो फिर वहाँ से मैंने एक और स्कूल में अपना इंटरव्यू दिया और मेरा इंटरव्यू वहाँ क्लियर हो गया। तो वहाँ भी मैंने 1 साल वर्क किया। अच्छा, कौन सा? राधिका पब्लिक स्कूल रोहतास। तो वहाँ भी मैंने 1 साल वर्क किया। देन वहाँ भी सैलरी मेरी स्टार्टिंग सैलरी मेरी 4000 थी। तो मुझे लगा कि चलो मैं अब इतना कमाने लगा। साथ में मैंने ट्यूशन भी अपना स्टार्ट किया। तो ट्यूशन का जो मेरा इनकम होता था वो 4 से 5 हज़ार होते थे उस समय में। ये बात मैं कर रहा हूँ आपका 2014 के बाद, 15-16 की बातें मैं बता रहा हूँ आपको। तो 17 तक मैं राधिका पब्लिक स्कूल में ही था। फिर वही बात हुई कि 1 साल गुजर गए, सैलरी नहीं बढ़ रही है। तो थोड़ा सा होता है ना कि वर्क कर रहे हैं जिस हिसाब से मेरी सैलरी वैसी होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने फिर स्कूल चेंज किया। अब इसको ये मतलब किसी की भी कोई भी इंसान हो तो उसका एक ये होता है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा अर्निंग हो मेरा, क्योंकि जिस तरह से आपकी अर्निंग बढ़ती है आपकी खर्च भी उतनी बढ़ती जाती है। तो फिर मैंने वहाँ से भी स्कूल छोड़ा। तो स्कूल छोड़ने के बाद अपना ट्यूशन कंटिन्यू रखा। मैं ट्यूशन कंटिन्यू ही रखा हूँ जब से टीचिंग लाइन में आया हूँ, तो ट्यूशन मेरा चल ही रहा है। फिर मैं वहाँ से एक और स्कूल में मुझे कॉल आया, वहाँ से बुलाया गया मुझे। तो मैं गया वहाँ पे, तो मेरी वहाँ की सैलरी 6000 थी। तो इस तरह से जर्नी चल ही रहा था। फिर वहाँ से फिर एक और स्कूल, फिर एक और स्कूल, ऐसे करते करते लगभग मैं 4-5 स्कूलों में पढ़ाया और लोग मुझे जानने लगे। मुझे खुद कॉल करके लोग बुलाने लगे कि सर आप मेरे स्कूल में आइए। इस तरह से हो चुका था। एंड लास्ट में फिर से मैं राधिका पब्लिक स्कूल में ही था जब मेरी सैलरी उस समय 8500 वहाँ पे थी जी। अच्छा, ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन जवाब है जो बोलते हैं कि मेरे पिताजी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे घर से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा भाई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आज के समय में समझिए कि आप जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आपको खुद की जिम्मेवारी भी लेना पड़ता है, क्योंकि परिवार में आपके गार्जियन को और चीज़ें देखनी है, ठीक है, और भाई को और सदस्य को देखना है। तो आपको सेल्फ डिपेंड होना है। ये लेसन यहाँ से यही मिलता है गार्जियन को। अपने बच्चे को ये दिखा करके आप प्रूव कर सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ डिपेंड होकर के भी अपना जॉब लिए, और आप अपना भी माइंडसेट चेंज कर सकते हैं कि खुद पढ़ा करके सर बताएं कि कितना स्कूल चेंज करके और बाहर भी गए। बाहर के सिचुएशन तो जिन लोगों को लगता है ना कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बाहर जाएंगे तो कमा करके जी खा लेंगे, सही में जी खा लेंगे, लेकिन कैसी ज़िंदगी होगी आप एक बार जा करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बताइए सर आगे कि आप मान लीजिए प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे, ये बताइए कि आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे थे। हाँ, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है आपकी। देखिए, एक होता है कि लाइफ में एक रिस्क लेना पड़ता है आपको। तो अगर कहा जाए तो मैं ऐसे मेरे माइंड में तो था कि मुझे टीचर ही बनना है। उसके लिए मैंने अपना ये पढ़ाई करते करते ही डीएलएड किया। NIOS से जो डीएलएड हो रहा था मैंने वही किया, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक कंडीशन जैसे मैंने पहले भी बताया कि उस तरह का नहीं था कि घर से लोग सपोर्ट करें आपको बीएड करने के लिए, या फिर डीएलएड भी अगर करना चाहे तो उस तरह से नहीं कर सकते। फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी। तो पढ़ते पढ़ते ही एक बेनिफिट मुझे मिला पढ़ाते पढ़ाते ही ये कि NIOS से डीएलएड हो रहा था, वो मैंने कर लिया। तो उसको किया तो उसमें जो भी खर्च थे मैंने अपना खुद से मैनेज किया, क्योंकि इंटर के बाद आगे के लिए मैंने घर से 1 रुपये भी नहीं लिए पढ़ने के लिए। पढ़ाई के नाम पे तो 1 भी रुपया नहीं, और साथ ही मैं घर खर्च में भी
सहयोग दे रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे वो बताइए। प्रिपरेशन के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, जब ये इसका नोटिफिकेशन आया था, ऐसे तो बाकी का प्रिपरेशन, जैसे मैंने ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, उसमें 54 55 ऐसे करके मार्क्स आए थे, लेकिन उसका जो प्रोसेस था उसमें काफ़ी, अगर कहा जाए तो काफ़ी भीड़ भी थी और कंपटीशन टफ भी था, या फिर मेरी प्रिपरेशन उस तरह की नहीं हो पा रही थी जो होना चाहिए एक कंपटीशन के लिए। तो जब इसका नोटिफिकेशन आया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी टीआरई 1 का, तो इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो पूरे माइंड में मेरा आ गया, क्योंकि अगर ये कंपटीशन नहीं होता तो शायद मैं आज टीचर नहीं बन पाता। तो एक मेरा थैंक्स होगा सरकार के इस सोच के लिए भी कि इन्होंने जो टीचर की वैकेंसी है उसको चेंज किया, रूल उसका चेंज किया कि कैसे अब टीचर जो है, टीचर बनने की प्रक्रिया जो है वो उसको कैसे रखना है। क्योंकि पहले का जो होता था तरीका, जो प्रोसेस होती थी इसकी, कि आपका 10th में क्या मार्क्स है, इंटर में क्या मार्क्स है, और फिर आपके डीएलएड में क्या मार्क्स हैं, उसके बाद आप सीटेट क्वालिफाई किए हैं तो उसमें क्या मार्क्स है, सबको ऐड करके और उसके बाद आपका मेरिट बनता था। तो अगर उस बेसिस पे होता तो मेरे इंटर में मार्क्स कम आए हुए थे, क्योंकि काफ़ी हो गया था ऐसा ना कि फर्स्ट ईयर में कुछ दिन बाकी रह गए, घर पे आ गया वही। तो उसके सेकेंड ईयर में भी कुछ लास्ट का जो टाइम बाकी था और घर पे मैं आ गया। तो ये चल ही रहा था, इस कारण से मतलब कहा जाए तो इंटर में मार्क्स कम आए हुए थे। तो मुझे लग रहा था ऐसा कि अगर मेरिट बेस पे होगा तो मैं तो कभी टीचर नहीं बन पाऊंगा, गवर्नमेंट टीचर कभी बन नहीं पाऊंगा। और मेरे माइंड में ऐसा था कि मुझे गवर्नमेंट टीचर ही बनना है। हाँ, ऐसे साइड से तो तैयारी, तो जो भी फॉर्म आ रही थी फिलअप करना ही है, एग्ज़ाम देना ही है, हो जाए तो, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि नोटिफिकेशन जब आया इसका टीआरई 1 के लिए, तो उसी टाइम मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरी सैलरी 18,500, देन यहाँ ट्यूशन भी है मेरा, सुबह में 3:30 बजे मेरा इंटर के बाद तो लगता है कि जब से मैं टीचिंग लाइन में आया हूँ 2014 के बाद से ही 3 बजे का मेरा रूटीन है, सुबह जग ही जाना, एनी हाउ 3 बजे जगना है, क्योंकि 4 बजे से बच्चे मेरे घर पे आ जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, और काफ़ी बच्चों की संख्या भी थी ट्यूशन में, 150 के करीब मेरे पास बच्चे पढ़ रहे थे। दो बैच में मैनेज करना पड़ रहा था, क्योंकि वो बैच 2 से नहीं 4 बैच हो जाते, लेकिन 2 बैच में कैसे भी करके मैनेज करना पड़ रहा था। तो अब थोड़ी सी मेरे माइंड में आया कि अब मैं क्या करूँ इस समय में। ये अपॉर्चुनिटी अगर मैं खो दिया तो शायद लाइफ में कभी कुछ आगे नहीं कर पाऊँ। बहुत विचार करने के बाद मैंने कहा कि नहीं, रिस्क तो लेना पड़ेगा लाइफ में। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्कूल छोड़नी पड़ेगी। तो मेरा ये डिसीजन काफ़ी, अगर कहा जाए, हेल्पफुल रहा। अगर मैं स्कूल नहीं छोड़ता उस टाइम में तो शायद मैं पूरे लाइफ के लिए, मुझे अफसोस रहता, पछतावा रहता इस बात का कि मैंने स्कूल क्यों नहीं उस टाइम में छोड़ दिया। क्योंकि स्कूल में पूरा टाइम देना आपका, उसके बाद घर पे ट्यूशन, सुबह में भी शाम में भी ट्यूशन, तो समय नहीं मिल पाती उस तरह की जो आपको चाहिए पढ़ने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। और एक बात कहूँ तो मेरा फरवरी 2023 में मेरी शादी भी हो गई थी। तो अब एक और प्रेशर लग रहा था कि स्कूल छोड़ देंगे तो अब कैसे खर्चा मेंटेन होगा। तो मैं डिसाइड किया जो भी हो मुझे करना है। तो मैं वहाँ से फिर स्कूल छोड़ दिया। लगभग नोटिफिकेशन आया था इसका मई में आया था, मई 2023 में, और जून में समर वेकेशन हुई। तो समर वेकेशन का तो पूरा समय मिल गया, 20 से 25 दिन जो मिले। फिर स्कूल खुली तो हम लोग घर पे ही रह गए, स्कूल नहीं गए। फिर कॉल आया तो एक दिन के लिए गए। अब थोड़ा सा ये ज़्यादा दिन वर्क कर लेने पे कहीं पे ये भी लगता है कि क्या करूँ, छोड़ूँ, हाँ कि जुड़ जाता है, कैसे बोलूँ। दिन मैंने कहा कि सर मैं अब वर्क नहीं कर सकता आपके स्कूल में। पूछा गया क्यों, तो मैंने बोला कि ये सब बातें हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं, आप कैसे छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर भी बना। नहीं, मुझे छोड़ना है। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मई में ही छोड़ दिया मैंने, और अपना तैयारी में लगा। और तैयारी भी कुछ इस तरह से मैंने की है कि वैसा फिर कभी लाइफ में हम उससे पहले नहीं पढ़े थे, और अब उसके बाद भी अब मतलब थोड़ा सा ये हो गया है, उसके बाद भी अभी उतना समय नहीं दे पाते पढ़ाई के लिए। सुबह का रूटीन होता था, बस केवल जो ट्यूशन था वो मैं चलाता था। उसके बाद पूरा दिन, क्योंकि मैं स्कूल छोड़ चुका था, घर पे भी कुछ वर्क नहीं, कोई काम तक नहीं। हाँ, मेरे फैमिली का भी हम बहुत थैंक्स कहेंगे इस बात के लिए कि देखते थे कि हाँ पढ़ रहे हैं तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था कि ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं।
लगे थे पूरा, सुबह से उठने से रात को सोने तक 11 बजे तक बोल रहे हैं, एंड सुबह फिर 3 बजे जग जाना, ऐसे पढ़े हैं, मेहनत करे हैं। हाँ, तीन महीना लगभग किए हैं। अगस्त में पेपर हो गई थी, 24 से 26, 24, 25, 26 अगस्त तक थी मेरी पेपर, 24 और 25 अगस्त को था। हाँ, तो देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ें बताई। इस शब्दों से सीखने को यही मिलता है कि देखिए कभी कभी आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर ये स्कूल नहीं छोड़ते, ठीक है, तो मतलब ये मौका नहीं मिलता, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इनके देखिए आपको हमेशा कंटिन्यू कोशिश करते रहना है, क्योंकि कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। ये अपग्रेड करके जैसे ही गवर्नमेंट के थ्रू ये आया अपडेट, तो आज इनकी हो गई ज्वाइनिंग, ठीक है, आज टीचर में हैं ये। तो ये चीज़ें 2 पॉइंट को आप नोटिस कीजिएगा। तीसरी चीज़, इनके पास एक और सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी कि इनका शादी हो चुका था। समझिए उस सिचुएशन में कैसे, ऐसे तो आप समझ रहे हैं, लेकिन मेंटली रूप से कितना लड़ना पड़ता है ये खुद यही जान रहे हैं। क्योंकि जो जिनके घर में मतलब ऐसा विचार आता है, मेरे हिसाब से मैं ऐसा सिचुएशन से गुजरा हूँ कि मतलब वो लोग क्या सोचेंगे, है ना, कि जहाँ पे शादी हुआ है, मतलब सास ससुर जो भी हैं वो साले, वो क्या सोचेंगे कि जॉब छोड़ के अब ये कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें समझिए मेंटली लेवल बहुत लड़ना पड़ता है। तो ऐसे इन सारी चीज़ों को समझिए, आपको खुद रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ मौके को ढूंढना पड़ेगा और कंटिन्यू तैयारी करना पड़ेगा, तब आप जा करके ऐसे मुकाम को हासिल करेंगे। तो ये सारा चीज़ तो हो गया। अब इसके बाद ये बताइए, हाँ, थैंकफुल करना चाहेंगे जो इनकी पत्नी है, उनको सपोर्ट किए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी आगे आकर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उसके बाद जो लाइफ होगी वो इतनी बेहतरीन होगी कि फिर आप दोनों मिल करके और खुशहाल जीवन जिएंगे। तो उसके बाद हमको ये बताइए कि आपके सामने एक पैशन भी था जी, डांस का, ठीक है, और पैशन को हम काफ़ी मतलब बहुत बेहतरीन चीज़ मानते हैं, क्योंकि इससे इतने बड़े लेवल पर जाया जा सकता है जिसका कोई हद नहीं है, ठीक है। तो पैशन और ये जॉब दोनों कभी टकराया आपस में, तो उस चीज़ को कैसे डील किए? रही बात पैशन की, तो ये मेरे लिए एक बेनिफिट के तौर पे वर्क कर रहा था कि मुझे डांस में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। इससे बेनिफिट ये हो रहा था कि मुझे स्कूल से बुलाया जा रहा था, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में हर साल 2-3 फंक्शंस होते रहते हैं। तो इसके लिए मुझे स्कूल में मतलब स्पेशली ख़ास तौर पे और ज़्यादा कहा जाए तो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ मुझे इसकी भी नॉलेज थी। तो लोग बुलाते थे, शायद इसीलिए कॉल करके शायद मुझे बुलाया जाता था कि आप मेरे स्कूल में आ जाओ। तो हाँ, रही बात इसमें करियर तो उसी का है जिसके पास इकोनॉमिक कंडीशन जिसका अच्छा हो, स्ट्रांग हो, जो इसके लिए अगर करता है, फैमिली का सपोर्ट मिले, वो आगे बढ़ सकता है। और उसके लिए बहुत सारा ये क्लासेस वगैरह भी होता है। तो मैंने तो वो नहीं, बस मैं एक बार 1 मंथ के लिए किया था क्लास। हाँ, इसमें मुझे लगा कि इसमें करियर नहीं है। अच्छा, मतलब ये आप चीज़ें तो यहाँ पे समझिए, यानी कि अगर आपके ज़िंदगी में अगर आड़े आए, मतलब पैशन और जॉब वगैरह कुछ भी या बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको अब खुद डिसाइड करना पड़ेगा। सर को लगा, ऐसा मेंटली लगा, ठीक है, कि मतलब उसमें ज़्यादा हमारा फ्यूचर बेहतर नहीं हो सकता, तो इन्होंने ये चीज़ डिसाइड किया कि हमें जॉब में ही करना चाहिए। तो मतलब अगर आपके पास, तो मान लीजिए कंडीशन अब सही हो गया, जॉब में है तो अच्छा खासा इनकम आ रहा है, ठीक है, तो क्या आप मतलब इस पैशन को फॉलो करना चाहेंगे, या फिर और कुछ मतलब कोई और पैशन है जी फिल्म में? जी नहीं, अब जो पैशन है उसको, कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आपका मन कहीं और होता है, लेकिन आपको उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रोफेशन में आ गए, हाँ, अब जहाँ अगर इसमें रहते हुए अगर मुझे कहीं ऐसा ऑप्शन मिलता है, देन आई विल ट्राई। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हमको ये बताइए, अब हमारा सपना क्या है? ठीक है, हमारा मकसद है, सपना है कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में इतना बेहतर करें कि मतलब आप इस माइंडसेट से मतलब उस फील्ड में चले ना, कि मैं ऐसा करूँ ना कि एक एग्जाम्पल बन जाऊँ, मतलब पूरे वो। तो आपका पढ़ाने के फील्ड में जहाँ पे आप अभी हैं, वहाँ का बता दीजिए कि किस लोकेशन पे आप अभी जॉब कर रहे हैं, और वहाँ पे आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं। आपका अब वहाँ के लिए क्या सपना है, वहाँ के बच्चों के लिए? जी जी, देखिए, स्टार्टिंग से ही एक क्रेज़ रहा है, और वैसे भी प्राइवेट स्कूल के जो टीचर होते हैं वो खुद जानते हैं कि अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब हो जाता तो मैं बच्चों को इस तरह से पढ़ाता, ऐसे होता है। तो वही मेरा भी माइंडसेट रहा है स्टार्टिंग से ही कि अगर गवर्नमेंट जॉब हो जाता तो बच्चों को इस तरह से मैं पढ़ाता, इस तरह से ट्रीट करता, बच्चों के साथ घुल मिलकर अच्छे से रहता, हर चीज़ सिखाने का एक अलग तरीके से सिखाता। तो वहाँ पे मैं ये चीज़ें करता हूँ। मेरा स्कूल का लोकेशन है अपग्रेडेड मिडिल स्कूल रमन डेहरा, विक्रमगंज ब्लॉक में ये पड़ता है जी। तो इसके साथ ये बताइए कि मान लीजिए आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपका किस तरह का भावना है मतलब बच्चे के प्रति? एक रूरल टीचर बनना मतलब, या फिर मतलब प्यार मोहब्बत से एकदम समझा करके मतलब और उनको आगे बढ़ाना, उनकी भावनाओं को समझना, और उनको ये नहीं मतलब लगने देना कि हाँ एक टीचर है, एक दोस्त के प्रति, या फिर रूरल टाइप पे, किस तरह जी? का आपका? देखिए, एक मतलब रूड, ये जो बात हुई, तो बच्चे, देखिए, टीचर कोई रूड होते नहीं हैं, पहली बात तो।
कुछ बच्चे उस तरह के होते हैं शरारती टाइप के कि जो आपके अगर बातों से नहीं समझते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी तो पनिशमेंट उनको बनती है ताकि वो अपने ट्रैक पे आ जाए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं, अक्सर गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे इस तरह के होते हैं कि जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। स्कूल आ गए, स्कूल आने के बाद वो इधर उधर और पढ़ा रहे हैं तो ध्यान नहीं, वर्क क्या दिया गया है कोई कंप्लीट नहीं। तो वैसे बच्चों के लिए तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा जी, और मैं होता भी हूँ। और बाकी तो बच्चे तो काफ़ी प्यार करते हैं मुझे। हाँ, जो पढ़ने वाले बच्चे वो काफ़ी लाइक करते हैं, और नहीं पढ़ने वाले को भी जब मैं कुछ समझाता हूँ कि देखो बच्चे ऐसे नहीं, ये करना चाहिए, तो वो समझते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब 2 चीज़ हमको ये बताइए कि आपका सबसे ख़राब स्थिति था, कोई ऐसा ज़रूर होगा जो मतलब लगा जिस समय आप टूटे होंगे, बिखरे होंगे, लगा कि अब कुछ नहीं होगा, अंधेरा छा गया होगा, फ्यूचर दिखता नहीं होगा, ठीक है, तो उस समय आप वो कौन सा सिचुएशन था और उसको कैसे आपने डील किया, अपने आप को कैसे सुझाव दिया? देखिए, ये बात आपकी सही है। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, तैयारी करने वाले, उनके सामने अगर कहा जाए तो एक एज लिमिट होती है। 22 से 27 साल के एज में अगर जिस बच्चे की जॉब हो जाती है तो उसका तो ठीक है। और मेनली अगर एज कहा जाए तो 24 साल ही, क्योंकि हमारे गांव एरिया में जो लोग हैं वो शादी का बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि शादी हो जानी चाहिए। तो और शादी खैर अगर कहा जाए एक, तो मैं वैसे लोगों को भी कहूँगा कि जिनकी शादी हो गई और ये बोलेंगे कि मैं शादी हो गया तो अब मैं ये फंस गया, पारिवारिक झमेला, ये नहीं। अगर आपके माइंडसेट है कि मुझे करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद किया ये चीज़ें, साबित किया है इस बात को। हाँ, और रही बात आपसे बोल रहे हैं प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग ये कहेंगे कि अभी तक ना भइल बचवा के, मेन लहजा यही रहता है, अभी तक ना भइल, का करत तारन। तो देखिए, आपके फैमिली से ज़्यादा आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनको इस बात की ये रहेगी कि अभी तक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ज़्यादा, ये जो टोन है ना, ये ज़्यादा डिस्टर्ब करता है कि अब क्या कर, मतलब अंदर से उस समय में हाँ जवाब नहीं होता है। और इसका जवाब आप तभी दे सकते हैं जब सक्सेस को आप पा लेते हैं, तो आंसर सबके मुंह पे खुद ही मिल जाता है ये। और रही बात कि पढ़ते पढ़ते कभी रिज़ल्ट नहीं हुआ तो उसका मेंटल स्ट्रेस, ये सभी चीज़ें, तो इन सब के बस एक मोटिवेशन मेरा ये था कि मेरा फैमिली जो है, फैमिली बैकग्राउंड वो ठीक नहीं है, मुझे ठीक करना है। तो मेरा मोटिवेशन के तौर पे ये, और साथ में मेरे एक अच्छे फ्रेंड भी मिले जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं उनका नाम बताना चाहूँगा, संजीत कुमार हैं, वो नौहट्टा ब्लॉक में स्कूटी असिस्टेंट के पद पे है। तो जब मैं उनसे मिला तो वो भी काफ़ी मोटिवेट किए मुझे। हर समय जब भी मेरे माइंड में ऐसा आता था कि अब नहीं होगा मुझसे, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, अब मुझे कुछ और काम करना चाहिए, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। तो इसके लिए उनको भी स्पेशल थैंक्स जी। तो चलिए, इससे यही लर्निंग है कि देखिए, समाज में बहुत सारे लोग पूछेंगे ही क्योंकि उनके पास और कोई जवाब नहीं होता है। आपसे मिलेंगे तो क्या पूछेंगे, हालचाल पूछेंगे, खैर हम भी किसी से मिलेंगे तो ही पूछेंगे, बट वो चीज़ें खटकता है, पूछने का तरीका भी होना चाहिए अलग, ठीक है, लेकिन वो चीज़ खटकता है, तो उससे कैसे डील करना है सर ने बताया, ठीक है, कि आपको अपने खुद को सुझाव देना, अपने परिस्थिति को देखना है कि क्या कर रहे हैं हम, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि अगला आदमी को तो मालूम नहीं है, अगला आदमी देख रहा है कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कैसे आप लड़ रहे हैं वो चीज़ आप देख रहे हैं। तो अपने आप को सुझाव खुद देना है, क्योंकि जवाब हम सक्सेस हो करके देंगे, ठीक है। तो आप सबसे अच्छा सिचुएशन बताइए कि आपका क्या रहा ज़िंदगी में, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा जिससे मतलब फील हुआ कि नहीं ये बहुत अच्छा सिचुएशन था, कुछ सीखने को मिला? कुछ सीखे, अगर सबसे अच्छा अगर लाइफ का कहा जाए तो जब रिज़ल्ट आया था वो मोमेंट था मेरे लिए। वो 19 अक्टूबर, उस दिन दशहरा था। अच्छा जी, तो वो जो पल था जब मैंने रिज़ल्ट, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया, मॉर्निंग जैसे रात को ही रिज़ल्ट रिलीज़ हो गई थी, और हर दिन मैं खुद ये रहता था, एग्ज़ाम देने के बाद होती है कि जब आप खुद फील कर लेंगे कि हाँ मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। अगर आपकी एग्ज़ाम अच्छी जाती है तो आपके अंदर ये हो जाएगा कि हाँ हो जाना है। तो ऐसा मेरा था कि हाँ हो जाएगा, इस बार तो नहीं छूटने वाला है। तो क्या हुआ कि रात को ही रिज़ल्ट आ गई थी 12-1 बजे से, और मेरे फ्रेंड लोग का मतलब बहुत ज़्यादा कॉल आ चुका था, और मेरा मोबाइल साइलेंट मोड पे था उस दिन, और मैं सोया हुआ था। जैसे ही मॉर्निंग में जगा तो देखा कि अरे ये 14-15 मिस कॉल्स आए हुए हैं। तो फिर मैं सबसे पहले कॉल किया अपने करीबी फ्रेंड को, तो उन्होंने बताया कि आपका रिज़ल्ट आ गया। दिन हाँ आ गया। तो मुझे पहले तो ये नहीं लगा, अंदर से मतलब ये लग रहा था कि सही में आ गया, एक विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने रिज़ल्ट को चेक किया और देखा, फिर तो वो मोमेंट जो था मेरे लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट अगर कहा जाए तो था। अच्छा।
अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी तो आप स्टेबल हो गए। और दूसरा चीज़ ये बताइए इसके साथ साथ कि बहुत सारे लोगों का घर फैमिली में बताएं कि सहयोग रहा, तो आप हम ज़्यादातर सोचते हैं माता पिता के लिए, तो आपका मतलब माता पिता के लिए कि आपका क्या ड्रीम, क्या सपना है, कुछ सोचे हैं? जी बिल्कुल, बस वही अब तो लाइफ अच्छी है और आगे भी अच्छी रहेगी, और साथ में अपना और भी प्रिपरेशन चल रही है। तो जैसा भी हो मुझे मेरे माता पिता फैमिली सबको लेकर के चलना है अच्छे से जी। चलिए, तो ये सारा चीज़ें मैंने मतलब जो मेरे भी मन में आया क्वेश्चन था वो सारा चीज़ पूछे, ठीक है। आपको जवाब मिला, आप अब इससे सीख करके और आप फाइट कीजिए, ठीक है। तो आप लास्ट मैसेज अगर कुछ देना चाहें अपने जीवन के आज तक के अनुभव के आधार पे कोई बढ़िया मैसेज, तो आप दे सकते हैं। जी लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे जी। चलिए, तो यहाँ पे ये सेशन मतलब समाप्त होता है, और आप पूरा वीडियो वॉच किए तो आपको क्या क्या सीखने को मिला, ठीक है। तो वो सारा चीज़ कमेंट में आप बताइए, और आप किस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं वो सारा चीज़ बताइए, ताकि और हम इम्प्रूव कर सकें। और अभी तो छोटे लेवल पे, लेकिन धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे और बड़े बड़े लेवल के लोगों का अनुभव को आप तक पहुँचाएँगे, ताकि आपका माइंडसेट बदले और आप मजबूती से इस ज़िंदगी में फाइट कर सकें। तो इसी के साथ सर, आप इसके लिए आगे आएँ, मतलब अपना अनुभव शेयर करने के लिए अब सबसे पहले आपको धन्यवाद। और फिर इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।